एजुकेशन IAS में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा और आज हम करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है और ये आपका टेस्ट 3 है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट को कवर कर लिया है। विजन IAS का ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं और बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा टाइम हुआ है ये यहाँ पर आपका ये जियोग्राफी का टेस्ट है और इसमें आपका जो फरवरी महीने का है 2025 का जो करंट अफेयर है वो इसमें है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि 2 पार्ट में होगा। ठीक है, सूडान वायरस रोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें से बताना है कितने सही हैं। तो ये एक वायरस था जो कि सूडान में देखा गया है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है सूडान वायरस। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में वो क्या बोला है कि जो सूडान वायरस है और इबोला वायरस एक ही परिवार से संबंधित है। तो कैसा है, सूडान वायरस और इबोला वायरस एक परिवार से संबंधित है। सूडान वायरस एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा सांस के माध्यम से वायरस युक्त बूंदे और सूक्ष्म कणों हवा में छोड़ने के कारण फैलता है। थर्ड में क्या है, सूडान वायरस के लिए कोई प्रभावी एंटीवायरल दवा और वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अभी हाल ही में युगांडा अफ्रीका का जो कंट्री है, ठीक है, ये अफ्रीका की बात हो रही है। ठीक है, सूडान अफ्रीका में है और युगांडा की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने युगांडा में सूडान वायरस रोग का प्रकोप की पुष्टि हुई है। ठीक है, और जो ये पहला ऑप्शन है सूडान वायरस और इबोला वायरस एक ही परिवार के संबंधित है, तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, लेकिन जो सूडान वायरस एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा सांस के माध्यम से हवा में वायरस बूंदे और सूक्ष्म कणों के हवा से छोड़ने का फैलता है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये होता है, ये वायरस है, ये व्यक्ति से व्यक्ति इसका प्रमाण अभी तक संक्रमित और संक्रमित जो ब्लड होता है और अन्य शरीर पदार्थों अंगों व दूषित जो परतें होती हैं बॉडी की और सामग्रियों के सीधे संपर्क में आने से होता है। ठीक है, और इसमें जोखिम होता है और ये रोग तीव्रता से बढ़ता है। परिवार के सदस्य स्वास्थ्य सेवा और अंत्येष्टि समारोह में मृत व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने वाले व्यक्ति विशेष रूप से जोखिम में हो जाते हैं, मतलब उनको होने के चांसेस रहते हैं। और जो ये वायरस है, ये संक्रमण के बाद लक्षण इसको दिखने में लगभग 2 से 21 दिन का समय लग जाता है और लक्षण सामने आने के बाद औसत जो अवधि होती है और संपर्क में आने के बाद 8 से 10 दिन में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है हवा के कण में नहीं होता है, बल्कि पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से होता है, तो इसलिए आपका सही नहीं है। और कोई एंटी वायरल दवा और वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जो इबोला वायरस था उसकी तरह ही ये जो सूडान वायरस है ये भी है और इसका भी कोई भी ऐसी वैक्सीन या कोई एंटी वायरल दवा इसकी उपलब्ध नहीं है। और इस प्रकोप से अभी तक लगभग 142 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जो कि 115 दिनों के बाद समाप्ति घोषणा कर दिया गया है। समाप्ति हो गया है लगभग, और संपर्क में आए जो लोग थे उनको संभावित टीके जो हो सकते थे उसको दिए जाने का पहल जारी है। ठीक है, और इसमें जो मौत की दर है वो लगभग 39% है। ठीक है, तो आपका ये गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। तो कितने ऑप्शन सही हैं? सिर्फ 2 ऑप्शन सही हैं। तो क्या करेंगे, बी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये कुछ मरुस्थल हैं और ये आपका महाद्वीप है और कितने इसमें से बताना है सुमेलित है, कितने इसमें से सुमेलित है। ठीक है, कितने सुमेलित है? तो अगर आटाकामा की बात करें, ठीक है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है ये? तो ये अफ्रीका में नहीं है, बल्कि ये आपका है दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पे? यहाँ पे लिख देता हूँ। आटाकामा जो मरुस्थल है ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात करें, जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में है और साथ में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल एकदम राइट है। अगर सोनोरन मरुस्थल की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, और ये साथ में दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के जो एरिजोना और कैलिफोर्निया में भी और साथ में उत्तर पश्चिम मैक्सिको में, जैसे कि सोनार वाला क्षेत्र हो गया या बाजा कैलिफोर्निया हो गया, इसे कुछ हिस्सों में फैलना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सही है, लेकिन ये आटाकामा मरुस्थल ये आपका दक्षिण अमेरिका में है, ना कि अफ्रीका में। ठीक है, देखने से लग रहा होगा कि ये अफ्रीका में है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 सुमेलित हैं। ठीक है, तो ये भी इसका भी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है
और बताना है कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, कौन सा इसमें से सही है। संवहनी वर्षा मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। संवहनी वर्षा ध्रुवीय क्षेत्र में होती है, तो ऐसा नहीं है, अभी इसको बताएंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वतीय वर्षा पर्वतों के कारण आर्द्रता और युक्त पवनों के ऊपर उठने के कारण होता है, तो ये बिल्कुल आपका राइट है। अब रही बात पहले की, तो पहला गलत क्यों है। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्रुवीय क्षेत्र में ना होकर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, ना कि ये ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, और ये जो वर्षा होती है ये आमतौर पर तीव्र सौर ताप के कारण होती है, और जो कि गर्म और आर्द्र वायु तेजी से ऊपर उठने के लिए ये उकसाती है। और जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है और यह ठंडी होकर फिर नीचे आती है, जिससे अत्यधिक वर्षा होती है, और आमतौर पर यह दोपहर में होता है। ठीक है, और रही बात ध्रुवीय क्षेत्र की, तो इसमें अत्यंत कम सौर विकिरण के कारण प्राप्त होता है, जिससे यहाँ संवहनी वर्षा लगभग असंभव हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाता है। लेकिन जो पर्वतीय वर्षा की बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही है। पर्वतीय वर्षा को रिफिल रेनफॉल के रूप में ही जाना जाता है। यह तब होती है जब आर्द्रता युक्त जो पवनें होती हैं वो पर्वत श्रृंखला से सारे ऊपर उठती हैं और उठने के लिए विवश होती हैं, और जैसे जैसे ये ऊपर उठती हैं या ठंडी होती हैं, नॉर्मल सी बात है, और आर्द्रता इसमें समा जाती है और फिर मेघ बादलों का निर्माण करती है, जिससे वर्षा होती है। ठीक, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। तो इसका भी आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल 2 सही हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कीजिएगा। तो क्या है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचार करना है, और विचार करने के बाद कितनी भूमध्य सागर क्षेत्र में चलने वाली ठंडी जल धाराएं पवनें हैं उनको बताना है। ठीक है, तो सिरोको, मिस्टल और बोरा। तो अब इनको बताने के बारे में जानने से पहले आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो सिरोको की बात करें तो सिरोको यह एक गर्म जलधारा है। ठीक है, ये एक गर्म जलधारा है, और यहाँ पे क्या पूछा है, ठंडी जलधारा पूछा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, गर्म जलधारा है जो कि सूक्ष्म धूल भरी पवन है, जो कि सहारा मरुस्थल में होती है, देखने को मिलती है। लेकिन ये वर्ष में किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, और वसंत में इसकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है वसंत ऋतु में, और समान तौर पर जब केवल कुछ दिनों में तक ये चलती है। और जो सिरोका मरुस्थल के आंतरिक भागों में ये दक्षिण दिशा से बहकर प्रभावित होती है, और इसका जो संबंध होता है ये अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होने वाले जो डिप्रेशन है, या यानी कि अवदाब हिंदी में बोलते हैं, दबाव से, और तट से धरातल की ओर पूर्व दिशा में गति करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने जाना। और रही बात मिस्टल की, ठीक है, तो जो मिस्टल है ये भूमध्य सागर के उत्तर में से आने वाली ये ठंडी पवनें हैं। ठीक है, ये आपकी ठंडी पवनें हैं। कौन सी पवनें हैं, ठंड पवनें हैं। ठीक, ये ठंड पवनें हैं, और ये लगभग 40 से 80 मील प्रति घंटे के हिसाब से अपनी जो गति है उसका संवहन करती हैं, और ये जो रोन घाटी है उससे प्रभावित होती हैं, जैसे कि अल्पर्स और सेट्रिस महफिल जो के बीच घाटी होती हैं। प्रभाव के कारण इसमें जो मिस्टल वेग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये चरम परिस्थितियों में भी इसका प्रभाव उनके स्वरूप ही ट्रेनें पटरी से उतर जाती हैं। ठीक है, और वृक्ष कई बार उखड़ भी जाते हैं। तो ये आपकी ठंडी जलधारा है। और बोरा की बात करें तो ये भी आपका एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, और इसके बारे में अगर छोटी बहुत जानकारी दी जाए तो ये जो होती है बोरा, ये मिस्टल के समान प्रकृति की ठंडी एवं उत्तर पूर्वी पवन है। ठीक है, ये मिस्टल है, इसी के साथ ये भी इसी के समान लगभग ये है, और जो एड्रियाटिक तट पर ये प्रभावित होती है, और लगभग मिस्टल की तरह ही ये महाद्वीप यूरोप और मध्य सागर के बीच ये दबाव के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, ये आपकी ठंडी है। तो इसमें आपका एक आपका क्या है, ये गर्म जलधारा है, गर्म स्थानीय पवनें हैं। लेकिन जो ये ठंड है, ठंडी वाली मिस्टल और बोरा है, तो कितनी ठंडी पवनें हैं, तो 2 ठंडी पवनें हैं। तो इसका भी आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तापमान व्युत्क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें भी बताना है आपको कितना सही है। ठीक है, कितना सही है।
यह तब होता है जब ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे फंस जाती है। यह समानता शीत ऋतु के साफ आसमान वाली रातों को देखा जा सकता है। यह शहरी क्षेत्रों में प्रदूषकों के फैलाव को सक्षम बनाता है। और इसमें से कितने सही हैं, किसकी बात हो रही है, ताप व्यतिक्रम के संदर्भ में बताना है। ठीक है, अगर पहली की बात करें, क्या बोला है, यह तब होता है जब ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे फंस जाती है। ठीक है, ठंडी वायु गर्म वायु के बीच में फंस जाती है। तो अब थोड़ा यहाँ पे एक मैप बनाते हैं। मान लीजिए जो ये वाली लाइन है ये आपका स्मॉग है, यानी कि धूल है। ठीक है, और जो ये आपकी यहाँ से आती है, पेन को थोड़ा चेंज करते हैं, ये आपकी हो जाती है, क्या होती है, ये आपकी कोल्ड एयर हो जाती है, कोल्ड एयर हो जाती है। ठीक है, और एक यहाँ पे जो बह रही है ये आपकी वार्म एयर है। क्या है, वार्म एयर है, मतलब गर्म है। ठीक, और फिर यहाँ पे आपका ये कोल्ड एयर है। क्या है, कोल्ड एयर है। तो ये आपका बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ही एकदम राइट लिखा हुआ है। और यह स्थिति कब होती है, जब समानता जो परिस्थितियाँ हैं वो सतह के पास वायु के ऊपर वायु की तुलना में गर्म होती है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा रफली मैप बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये स्मोक हो गया, ये कोल्ड एयर हो गया और ये वार्म एयर हो गया। ठीक है, जब ये वायु ऊपर उठती है तो उसकी तुलना में गर्म होती है, जिससे क्या होता है कि जो ऊष्मा है वो ऊपर उठती है और ऊपरी वायुमंडल में मिल जाता है। और जो इसका तापमान है ये प्राकृतिक में उलट जाता है, क्योंकि जो गर्म हवा जो गर्म वायु है वो एक परत नीचे की ओर वायु जो होती है वो ठंडी होती है और उसे रोक लेती है और ऊपर उठने नहीं देती है। और इस कारण से जो वायुमंडल में वायु की स्थिरता है वो स्थिर आ जाती है। इसलिए आपका ये वाला बिल्कुल राइट है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, क्या बोल रहे हैं, यह समानता शीत ऋतु को साफ आसमान वाली रातों में देखा जा सकता है। कहाँ देख सकता है, जो साफ आसमान वाली ऋतु है उसमें देखा, तो बिल्कुल ये सही है। क्योंकि जो ये साफ आसमान और शांत पवनें जब पृथ्वी की सतह से ऊष्मा को तेज़ी से कम करने में मदद करती हैं, जिससे क्या होता है कि जो भूमि के आसपास जो वायु ठंडी हो जाती है वो जबकि ऊपरी जो परतें होती है वो गर्म रहती है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। यह शहरी क्षेत्रों में प्रदूषकों के फैलाव को सक्षम बनाता है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो ये है ये क्या होता है, जो तापमान में जो वायु प्रदूषण में ये वृद्धि करता है, क्योंकि यह जो प्रदूषण जैसे धुआं हो गया, धूल धुंध को ऊपरी जो वायुमंडल फैलने से ही रोकता है और इसमें जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वो प्रदूषण बढ़ जाता है, जैसे शीत ऋतु के दौरान दिल्ली और बीजिंग जैसे शहरों में देखा जा सकता है। ठीक है, और जो ये फैलाव होता है ये सक्षम बनाने के बजाय ये इसको मतलब प्रदूषकों को सतह से निकट ही रोक कर रखता है। इसलिए आपका जो तीसरा कथन है ये आपका गलत हो जाता है। तो आंसर क्या होगा इसमें, इसमें भी केवल दो सही हैं, यानी कि बी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ेंगे, वायुमंडल में निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो जो आयन मंडल होता है ये रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और थोड़ा इसके लिए एडिशनल जानकारी लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़रूरी है। अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर की रेंज में होता है। ठीक है, और समताप मंडल ये 18 से 50 किलोमीटर के रेंज में होता है। और मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल ये आपका 50 से लेकर 80 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ अन्य जानकारी थी जो कि जानना जरूरी है। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या है, आयन मंडल में। आयन मंडल में पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का एक क्षेत्र है, सबसे ऊपरी मंडल का। ठीक है, और मध्य मंडल के विस्तारित होने के बाद ये सौर विकिरण जो कॉस्मिक किरणें हैं उनके द्वारा ये गैस में सुयोजित होता है, जिससे जो रेडियो आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परिवर्तन और अपरिवर्तन करने में सक्षम बनाता है, जिससे कि जो लंबी दूरी रेडियो संचार संभव हो पाता है। ठीक, आगे चलते हैं, डी के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुख्य रूप से महासागरीय घटनाओं में कौन सी महासागरीय धाराओं की गति को प्रभावित करती है। ठीक है, क्या बोले हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से
कौन सी महासागरीय घटनाओं में कौन सी महासागरीय जो धाराएं हैं वो गति को प्रभावित करती हैं? उत्प्रवाह, थर्मोहाइलाइन संचरण या फिर सुनामी। ठीक है, तो ये तीनों ही जो महासागरीय घटनाएं हैं उनको प्रभावित करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस पर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं इतना। नहीं, वेट, क्या पूछा है? महासागरीय घटनाओं में से कौन सी महासागरीय घटनाएं धाराओं की गति को प्रभावित करती हैं? अच्छा, ठीक है। तो ये सुनामी है, ये धाराओं को प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुनामी नहीं करती हैं। ठीक है, ये करेक्शन कर लेंगे, ये आंसर नहीं हुआ। बाकी 1 और 2 हुआ। ठीक है, तो आंसर ए होगा इसका। ठीक है, ए के साथ चलेंगे, और 3 की बात करें, जो तीसरा ऑप्शन है सुनामी, तो ये क्यों होता है? जो सुनामी होती हैं ये ऐसी महासागरीय लहरें हैं जो महासागर के नीचे जो भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट या भूस्खलन के कारण होता है। ठीक है, और जो महासागर की धाराओं की विपरीत ये सुनामी में नियंत्रित जल प्रवाह नहीं हो पाता है, बल्कि यह तरंगी ऊर्जा के प्रसार पर ये चलती है। ठीक है, जिससे जब कोई सुनामी लहर भूमि या फिर समुद्र के भाग से मतलब समतल सतह पर आती है तो वह समाप्त हो जाती है, और दीर्घ महासागरीय जो उसकी संरचना है उसमें योगदान नहीं दे पाती है, और सुनामी निरंतर महासागरीय धाराओं के बजाय अस्थायी विचलन करती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये सुनामी नहीं होगा। बाकी जो उत्प्रवाह और थर्मोहाइड्रेट परसेंट ये होगा। ठीक है, तो एक साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों पर उत्पन्न होते हैं, तो बिल्कुल सही है। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों से संबंध होता है। ठीक है, बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों से संबंध होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। चक्रवात की आंख में वायु दाब निम्न वायु और वायु की गति उच्च होती है। चक्रवात में की आंख जो होती है उसमें वायु दाब निम्न और वायु दाब में गति उच्च होती है। ठीक है, तो ऐसा होता है? तो नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो चक्रवात है, चक्रवात की आंख माने तो जो केंद्र होता है, कि केंद्र की बात हो रही है, आंख से केंद्र से मतलब है निम्न दाब होता है, लेकिन जो वायु गति होती है वो तीव्र नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ वायु की गति उच्च निम्न होती है। ठीक है, निम्न होती है ना कि उच्च होती है, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि एक साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। वैश्विक दाब पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही वाले को बताना है। विश्वत रेखीय निम्न दाब पट्टी को डोल ड्रम भी कहा जाता है। क्या कहता है? डोल ड्रम भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टी अवरोही वायु और शांत दशाओं में संबंध रखता है, तो ये दोनों ही बिल्कुल आपके एकदम राइट है। ठीक है, अगर विश्वत रेखा की बात करें तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच स्थित है। ठीक है, पट्टी जो होती है भूमध्य पट्टी, ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच स्थित है। ठीक है, और इसकी विशेषता होती है जो तीव्र ताप स्वर होता है, जिस कारण वायु जो ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र निर्माण होता है। ठीक है, और जो इसमें दाब होता है वो कमज़ोर होने के कारण जो हवाएं हैं वो हल्की हो जाती हैं और परिवर्तनशील होती हैं, जिससे शांत दशाएं निर्मित रहती हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो विश्वत रेखा के पास जो क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं और उसे उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ भी कहते हैं। ठीक है, वो इसका उदाहरण देखने को मिल सकता है। और अगर दूसरी की बात करें, उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टी अवरोही वायु शांत दशाओं में संबंध होता है। तो इसकी बात करें तो ये जो पट्टी है ये दोनों गोलार्ध में, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 30 अक्षांश में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो विश्वत रेखा के ऊपर उठने वाली जो हवाएं हैं इन अक्षांशों पर वो ठंडी होकर नीचे गिरती है, जिससे कि जो उच्च दाब है वो निर्मित होता है, और नीचे उतरने वाली जो हवाएं हैं वो बादलों का निर्माण करती हैं। बादलों को मतलब निर्माण नहीं, बादलों को अवरोध करती हैं यानी रोकती हैं, और जिससे क्या होता है सूक्ष्म और स्थिर दशाएं बनती हैं। और इस क्षेत्र में शांत मौसम, हल्की पवनें, सूक्ष्म पाई जाती हैं, सूक्ष्म दशाएं पाई जाती हैं, जिससे इसमें विश्व में अधिकतम मरुस्थल जैसे कि सहारा, कलाहारी, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल वगैरह यहीं से निर्माण हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला भी आपका कथन सही है, तो आंसर का सी है। आगे चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? अक्षांश, ऊंचाई, महासागरीय जलधाराएं और मानवीय गतिविधियां। ठीक है, कौन से कारक पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो अक्षांश तो करता ही है, नॉर्मल सी बात है, इसी से सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। ऊंचाई की बात करें तो ये भी करती हैं। महासागरीय जलधाराएं तो बिल्कुल ये भी करती हैं, जलभाटा आपने पढ़ा ही होगा। अब मानवीय गतिविधियों की बात करें तो मानवीय गतिविधियाँ प्रभावित तो करती हैं, लेकिन इतनी हद तक नहीं प्रभावित करती हैं। ठीक है, वो बहुत ही काफ़ी टाइम बात करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको ना मानते हुए, ठीक है, हम मानेंगे अक्षांश, ऊंचाई और महासागरीय, जो कि स्टैटिक पोर्शन में है। ठीक है, मानवीय गतिविधियाँ भी हो सकता है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं मानेंगे। और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 और 3 बी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा प्रधान मध्यम रेखा यानी कि 0 देशांतर के सबसे निकट स्थित है? ठीक है, तो 0 देशांतर के सबसे पास में कौन है? तो वो आपका है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर नहीं है, तो आप लंदन को यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, लंदन को लगा सकते हैं। ठीक, एक के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें इतना कोई बताने के लिए वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ये भू आकृतियाँ हिमनदी क्षेत्र के नदी के और खिसकने की ओर स्थिति निर्मित होती है। और हिमनद पहले से मौजूद नदी घाटियों में गहरा, चौड़ा और सीधा यू आकार की घाटियाँ बदल देते हैं। जब हिमनद पिघलते हैं, अर्थात जब हिमनद परिवर्तन होता है और ये घाटियाँ समुद्र जल से भर जाती हैं, जिससे गहरे इनलेट यानी कि प्रवेश द्वार बन जाते हैं। और ये सामान्यतः नॉर्वे, कनाडा और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और ये इनमें से बताना है किस भू आकृति का ये वर्णन हो रहा है। तो ये फजार्ड जो भूआकृति उसका बताया गया है इसमें। आगे चलते हैं। सुर्खियों में रहने वाला नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? ठीक है, नमस्ते योजना तो ये सीवर की सफाई और मिशनरी और सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए एक योजना थी। इसको ही नमस्ते योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी लॉन्च हुआ है। द्विपक्षीय अभ्यास, और यहाँ भारत के साथ भागीदारी वाले देश हैं, इनको शामिल करना है। ठीक है, तो जो एक्वेरिन है, एक्वेरिन है, जो एक्वेरिन है ये भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। ठीक है, तो ये जापान दिया हुआ है, ये गलत है। कोमोडो तो ये इंडोनेशिया के साथ था, ये बिल्कुल सही है। और जो धर्म गार्जियन है, तो जो धर्म गार्जियन है ये भारत और जापान का सैन्य अभ्यास था। ठीक है, धर्म गार्जियन ये फरवरी के दिन है, फरवरी में हुआ था। ठीक है, तो आपका ये किसके साथ हुआ था? ये बता आपका जापान के साथ, भारत और जापान। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में है, तो ये आपका हो जाता है गलत। सुमिलित कितना पूछे हैं, तो आपका एक ही सुमिलित है, यानी कि 1 और 3 गलत हैं, बाकी 2 सुमिलित है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओइड सेल्स शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और ये सुर्खियों में भी रहा था। ठीक है, तो ये एक्चुअली में तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली एक विशेष कोशिका संरचना है जो पहचान में एक आधारभूत भूमिका निभाती है। ठीक है, क्या निभाती है? आधारभूत भूमिका निभाती है ओइड सेल्स। आज हम थोड़ा 50 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 20 क्वेश्चन तक करेंगे। थोड़ा हेल्थ इश्यू के कारण वीडियो रोकनी पड़ेगी, तो मैं 20 क्वेश्चन तक कर लेते हैं हम लोग। बाकी ये जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आपके आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, 2 ही पार्ट में आएगा। तो 20 क्वेश्चन लिए, बाकी जो आपके 80 क्वेश्चन बचेंगे वो हम कर लेंगे अगले वीडियो में। भारत में ESG यानी कि पर्यावरण सामाजिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क पद का प्रयोग निम्नलिखित में से संदर्भ में किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। मत्स्य 6000 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है। विचार करने के बाद आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो मत्स्य 6000 1 या 2 व्यक्तियों वाली
समर बिल है जो कि समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इसका उद्देश्य था ये गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों की खोज करना था। मत्स्य 6000 नामक वाहन से 3 व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 व्यक्ति, ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति वाला है, इसलिए ये आपका गलत है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डिजाइन किया और विकसित किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। यह गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए भारत का पहला मानव मिशन है, तो ये भी बिल्कुल ही सही है। आंसर आपका हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 सही है। यहाँ पे 2 व्यक्ति लिखे हुए हैं तो इसलिए गलत है, बल्कि 3 व्यक्तियों का है। वाइट विंग्स डक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कितने सही हैं ये बताना है, ठीक है, कितने सही हैं ये बताना है। वाइट विंग्स यूएनसी की रेड लिस्ट के तहत संकटग्रस्त क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, संकटग्रस्त इसमें किया गया है, बल्कि ये संकटग्रस्त के रूप में नहीं है, बल्कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त में, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत है। यह संपूर्ण भारतीय महाद्वीप विशेष रूप से पश्चिमी घाट में व्यापक रूप से पाई जाती है, ठीक है, तो ये भी नहीं सही है क्योंकि ये असम में देखा गया है, ठीक है। ये दिहंग पट्टाई राष्ट्रीय उद्यान जो दिहांग दिबांग है वो असम में है, ठीक है, तो ये आपका गलत है, पश्चिमी घाट में बल्कि असम में है। यह एक रात्रिचर पक्षी प्रजाति है जो मुख्यतः रात के समय पाया जाता है, रात के समय सक्रिय रहता है, तो तीसरा आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा है कितने ऑप्शन सही हैं, तो आपके सिर्फ एक ऑप्शन सही है और वो एक कौन सा है, तीसरा है। आगे चलते हैं। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला एक्रिएशन डिस्क का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है, ये आपका इंटरस्टेलर यानी कि अंतर तारकीय धूल और गैस के ग्रहणी प्रणालियों से निर्मित होता है, ठीक है, तो एक्रिएशन डिस्क इससे संबंधित है। ढोकरा कलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा इसमें सही है। ढोकरा एक प्राचीन और लौह धातु तकनीक है जिसमें लुप्त मम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है आपका। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और ढोकरा उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है, दोनों सही हैं, सी के साथ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। थोड़ा हेल्थ इशू के चक्कर में वीडियो यहीं पे रोकना पड़ रहा है और बाकी आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके जो बाकी क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम से जुड़िए अपडेट के लिए। थैंक यू।